बच्चों, बुक्स पढ़ना किसको नहीं अच्छा लगता है? बुक्स फेवरेट होती हैं और सबसे बड़ा हमारा फ्रेंड भी अगर हम कहें तो बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। और अगर हम ये और कहें कि बुक्स ही ऐसी हैं जो हमारे सुख दुख का साथी हैं। जी हाँ, आप कई बार पढ़ते होंगे बुक्स तो आपको खुद को लगता होगा कि ये जो कहानी मैं पढ़ रहा हूँ वह तो मेरे आसपास के सराउंडिंग से ही तो उठाई गई है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। आपने देखा कि बुक्स के ऊपर जो बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, वो फिल्में भी बनाते हैं। तो इट मीन्स बुक्स तो अच्छी हैं, लेकिन अच्छे बुक्स का क्राइटेरिया क्या है, ये हमें बताया जॉन रस्किन सर ने। जॉन रस्किन सर कहते हैं कि बुक्स आर इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग फॉर्म में हो सकता है, इट्स ओके, गुड बुक्स आर देयर, बैड बुक्स आर देयर, बोथ आर इन प्रिंटिंग फॉर्म, है ना। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि गुड बुक्स आर रियली गुड बिकॉज दे गिव्स अस सम मोटिवेशन, बिकॉज दे गिव्स अस थीम, बिकॉज दे इंस्पायर अस फॉर डूइंग समथिंग बेटर इन आवर लाइफ। हम कह सकते हैं न्यूज़पेपर्स, लेटर्स, दे आर आल्सो इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग, बट students they are not categorized in the good books because they have no permanency. The main thing is only this one ki books have permanency. It's okay, they are in the printing form, newspapers are in the printing form, letters are in the printing form, but बुक्स की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि बुक्स प्रिंटिंग फॉर्म में होती है। और एक अच्छी जो गुड बुक होती है वह अपने आप में कई सारी चीज़ों को समेट के रखती है। हमने बात की थी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। हमने बात की थी सबसे पहले तो जॉन रस्किन सर के ऊपर कि जॉन रस्किन सर ने कैसे अलग अलग फील्ड्स में अपना काम किया। ही हैड रिटन इन द स्कल्पचर, आर्ट, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, एवरीथिंग। और आप इनकी बुक्स पढ़ते हैं तो आप खुद क्या देखेंगे कि इन्होंने बहुत अच्छा कमांड हासिल किया है। हमने बात की थी हमारे ऐसे रीडिंग की, और ऐसे रीडिंग के आज हम पार्ट 5 तक पहुंचे हैं। इससे पहले हम रिकॉल कर लें हमारे पहले वाले ऐसे को। हमने पढ़ा था कि कैसे बुक्स को डिफर किया गया, कि वो लेटर्स एंड मैगजीन्स नहीं है, दे आर डिफर फ्रॉम दैट वन। कैसे बुक्स के बारे में कैटेगराइज करके बताया गया कि मेन थिंग्स इन द बुक्स आर दीज वन। हम इंस्पायर होते हैं और हम इस चीज़ के लिए भी इंस्पायर होते हैं बच्चों कि आज हम हमारा पार्ट 5 कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम आज हमारे ऐसे को कंप्लीट कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट वी हैव नेक्स्ट पार्ट आल्सो इन विच वी विल रीड अबाउट क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो आज के हम पार्ट 5 की शुरुआत कर रहे हैं, और शुरुआत कर रहे हैं आपके साथ सुबह की शुरुआत। ओके, तो हमारे साथ रीड आउट करें आप। हाँ, क्योंकि रिमेनिंग जो पार्ट है ना वो बहुत ही मज़ेदार है, वो सम अप कर रहा है इस ऐसे को। ओके, do not hope to get at any good author's meaning without these tools and that fire. यहाँ पे जॉन रस्किन सर कहते हैं कि आप किसी तरह की आशा मत रखिए। एक जो गुड ऑथर होता है, हमने बार बार कहा कि बुक्स रीडिंग जो है वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। अनएजुकेटेड पर्सन की श्रेणी में हम उसे डाल सकते हैं। बच्चों, क्यों डाल सकते हैं? क्योंकि हम क्या देखते हैं कि बुक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं थीम बेस्ड होती है। वी चेक आउट द मीनिंग फ्रॉम दैट वन, द मेन थिंग इज ओनली दिस वन। तो हम यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे ऑथर्स ने बुक्स लिखी हैं, उनको हमें रीड आउट करना चाहिए। उन्होंने क्या क्या टूल्स यूज़ किए हैं, उन्होंने किस तरह से उसको सम अप किया है। ऑफन यू विल नीड शार्पेस्ट, फाइनेस्ट चिजलिंग एंड patientest fusing before you can gather one grain of metal. बच्चों, हमने पहला जो 4th पार्ट कवर किया था उसमें हमने आपको एक डिस्कशन भी लिया था कि कैसे जो ऑस्ट्रेलियन माइनर है, इट मीन्स माइंस में काम करने वाले, खदान में काम करने वाले जो ऑस्ट्रेलियन हैं, वो कहीं माइनिंग में एंटर करते वक्त सबसे पहले अपने बेलचे कुदालों को देखते हैं कि वो अपनी सही पोजीशन में है या नहीं। अपनी जो स्लीव्स हैं उनको एल्बो तक लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि काम करना है, और वो माइंड से भी बहुत शार्प होते हैं। इसी तरह से बच्चों, जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको भी तो इन्हीं सब चीज़ों से गुजर
सुधरना ज़रूरी है। आप देखिए यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि आप अपने आप को शार्पेस्ट करिए, एकदम शार्पेस्ट, चिजलिंग करिए, चिजलिंग गिविंग शेप एंड मेकिंग इट फाइन। किसी भी व्यक्ति या चीज़ को एक आकार देना। आप देखिए कि जो पॉट्स बनते हैं, घड़े बनते हैं, दीपक बनते हैं, तो उनको शेप देने में जो टैलेंट चाहिए वो हर किसी में तो नहीं होता है। तो हर फील्ड का अलग अलग टैलेंट है। यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि आप जब भी किसी अच्छी बुक को पढ़ते हैं तो आपका माइंड शार्प होना चाहिए। आप एकदम इस तरीके से होने चाहिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको एक शेप दे सके। इसके अलावा पेशेंट होना चाहिए, और आप कुछ भी अच्छा करेंगे तभी तो आपको एक अच्छा मेटल प्राप्त हो पाएगा। आपने देखा कैसे ऑस्ट्रेलियन माइनर जो है, माइंस में काम करने वाले, वो अपने सारी चीज़ों को तंदुरुस्त करके माइंस में निकलते हैं, रॉक को क्रश करते हैं, उसको स्मेल्टिंग में लेके जाते हैं, स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है उसका, और उसके बाद में से चेकल आउट होता है वेदर इट इज़ गोल्ड, वेदर इट इज़ सिल्वर, वेदर इट इज़ ब्रॉन्ज और ब्रास और एनी अदर थिंग्स। ओके, हमारे लिए भी यही बात कही गई है कि अगर हमें कुछ अच्छा करना है, अच्छा पाना है, तो हमें उसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी। एंड देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अर्नेस्टली एंड अथॉरिटेटिवली, आई नो आई एम राइट इन दिस, सी द पॉइंट। जॉन रस्किन सर इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे सही हूँ, इसीलिए आप लोगों को यह बात बता रहा हूँ। तो ये हमें बता रहे हैं बच्चों कि सबसे पहले क्या करना होगा, अर्नेस्टली। अर्नेस्टली का मीनिंग होता है बच्चों सीरियसली किसी भी काम को करना होगा। अथॉरिटेटिवली, अथॉरिटेटिवली इट मीन्स डिमांडिंगली, आधारित रूप से। बार बार आपके टीचर्स भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस बिल्कुल लर्न होना चाहिए, आपको मार्किंग स्कीम लर्न होनी चाहिए, आपको वे ऑफ लर्निंग, वे ऑफ रीडिंग लर्न होना चाहिए। देन आप किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन में ले सकते हैं। और यहाँ पे जॉन रस्किन सर की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, जॉन रस्किन सर भी तो एकदम अपने आप को विद प्रूफ कहते हैं कि मैं यहाँ पे सच हूँ, इसीलिए सही हूँ, इसीलिए आपको यह बात कह रहा हूँ। You must get into the habit of looking intensely at words and assuring yourself of their meaning. कभी भी कुछ भी अच्छी बुक पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप बहुत ही इंटेंसली वर्ड्स को पढ़ेंगे, उन वर्ड्स के मीनिंग्स को आप ग्रेसअप करेंगे, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। सिलेबल बाय सिलेबल, सिलेबल का मतलब होता है बच्चों अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ वर्ड हैविंग वन वोवल ओनली। आपको पता है कि हम 5 वोवल्स का यूज़ करते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इनमें से किसी भी वर्ड में इनमें से कोई भी एक भी वोवल है तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, सिलेबल यूज़ हो रहा है। तो सिलेबल बाय सिलेबल ने लेटर बाय लेटर, और उसके बाद में हम कहते हैं एक एक लेटर पे भी ध्यान देना है। सिलेबल पे तो ध्यान देना ही है, लेटर्स पे भी ध्यान देना है। For though it is only by reason of the opposition of letters in the function of science to sound in the function of science that the study of books is called literature. और इसीलिए तो आप देखिए कितना पावरफुल, कितना इम्प्रेसिव तरीके से रस्किन सर हमें समझा रहे हैं कि यही एक सबसे बड़ा रीज़न है अपोजिशन ऑफ लेटर्स का, कैसे फंक्शन साइन करते हैं, कैसे साउंड प्रोड्यूस करना है, कैसे साइंस के साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैसे जो बुक्स को आप स्टडी कर रहे हैं, तभी तो वो क्या कहला रही है बच्चों, लिटरेचर कहला रही है। और आपको पता है लिटरेचर आप खुद पढ़ रहे हैं, तो लिटरेचर के लिए आप देखिए व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीडिंग, ये इम्पॉर्टेंट बात है। And that a man versed in it's called by the consent of nations a man of letters instead of a man of books, or of words you may yet connect with that accidental nomenclature this real principle। हम ये प्रिंसिपल पढ़े, इससे पहले मैं आपको समझाऊं कि कैसे
ये जो हम बात कर रहे हैं सिलेबस की, ये जो साइंस की, ये जो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन की हम बात कर रहे हैं, साउंड कौन सा निकल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ये किसी भी नेशन के कंसेंट में हम बात कर सकते हैं। ए मैन ऑफ लेटर है, तो मैन ऑफ लेटर मतलब किसी भी शब्द को पढ़ना, किसी भी बुक्स को आप रीड आउट कर रहे हैं, किसी भी शब्द को आप रीड आउट कर रहे हैं, तो आप अपने आप को एक तरह से कनेक्ट कर लेते हैं और एक नया प्रिंसिपल बन जाता है, जो क्या है देखिए, दैट यू माइट रीड ऑल द बुक्स इन द ब्रिटिश म्यूजियम इफ यू कुड लिव लॉन्ग इनफ। आप सारी जो बुक्स हैं उनको ब्रिटिश म्यूजियम में पढ़ सकते हैं। बच्चों, ब्रिटिश म्यूजियम में क्या होता है बताइए? आपको पता है, हमें भी पता है कि कुछ सबसे अच्छी, जिनको हम कह सकते हैं कि हाई क्वालिटी, आपने देखा अलग अलग वो बहुत ही प्रीशियस जो चीज़ें हैं उन्हें ब्रिटिश म्यूजियम में रखा जाता है। तो जॉन रस्किन सर कहते हैं कि हो सकता है कि अगर आप बहुत लंबे समय तक जिंदा रहते हैं तो आप इनको ब्रिटिश म्यूजियम में इन बुक्स को रीड आउट कर सकते हैं एंड रिमेन इन अटरली इलिटरेट अनएडुकेटेड पर्सन। और या फिर एक काम और कर सकते हैं कि आप इलिटरेट निरक्षर रहें और अनएडुकेटेड इट मीन्स बिना पढ़े हुए ही रह जाएं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बातें रस्किन सर हमें समझा रहे हैं गुड बुक्स के ऊपर। But that if you read 10 pages of a good book letter by letter, that is to say with real accuracy, you are forever more in some measure with an educated person. अगर आप एडुकेटेड पर्सन की श्रेणी में आना चाहते हैं तो क्या करना होगा? आपको 10 पेजेस, एक अच्छी किताब के 10 पेजेस को आप रीड आउट कर रहे हैं एंड उनको कैसे रीड आउट करने का प्रोसेस क्या है? लेटर बाय लेटर आप उन्हें रीड आउट कर रहे हैं। इसके साथ ही हम क्या कहते हैं, आप मीनिंग लेंगे तभी आप रियल एक्यूरेसी तक, वो जो लेटर्स हैं, वो जो वर्ड्स हैं, उनको लिखने के पीछे क्या थीम है? शब्द है। शब्द को पहचान गए तो सबसे बड़ी बात है, और शब्द के अर्थ को पहचान गए तो उससे भी बड़ी बात है। तो शब्द के अर्थ को पहचानना सबसे बड़ी बात है, तभी हम क्या कह सकते हैं, हम रियल एक्यूरेसी तक पहुंच सकते हैं। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो मेजरमेंट है, ये कहाँ पे लेके जाएगा? एक एडुकेटेड पर्सन की श्रेणी में अपने आप को स्थापित करने के लिए आपको एकदम सुटेबल पोजीशन में रखेगा। The entire difference between education and non-education as regards the merely intellectual part of it, हम intellectual part की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि आप किसी भी एडुकेटेड इट मीन्स साक्षर पर्सन और अनएडुकेटेड इट मीन्स निरक्षर पर्सन की बात करते हैं, तो हम अगर कोई व्यक्ति सिर्फ बुक को पढ़ लेता है, उसको उसके मीनिंग को ग्रेसअप नहीं करता है, तो हम कह सकते हैं कि वो एडुकेटेड की श्रेणी में नहीं है एज पर जॉन रस्किन सर। और अगर वो अच्छे से उसका मीनिंग ग्रेसअप करता है तो वो इंटेलेक्चुअल श्रेणी में यहाँ पे आ जाता है। एंड दिस वन कंसिस्ट इन दिस एक्यूरेसी, और यही चीज़ एक्यूरेसी कहलाती है। इसी को ही हम बेटरमेंट की तरफ ले जाना कहते हैं। A well-educated gentleman may not know many languages. अब ये जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा वेल एजुकेटेड पर्सन है वो बहुत सारी लैंग्वेज जाने इसीलिए वो वेल एजुकेटेड हो। नो, दिस वन इज अ नॉट राइट डेफिनेशन ऑफ एजुकेटेड पर्सन। May not be able to speak any, but his own may have read very few books. इट्स ओके कि वो कई बार दूसरी लैंग्वेजेस को स्पीक आउट नहीं कर रहा है, बट जो वो रीड आउट कर रहा है उसको अच्छी कुछ ही बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी पढ़ी हैं, वो उसके लिए कैटेगराइज करने के लिए इनफ होती है। बट वॉट एवर लैंग्वेज ही नोज प्रेशियसली। कोई भी लैंग्वेज आप बच्चों जानते हैं, जॉन रस्किन सर कहते हैं कोई भी लैंग्वेज आप जानते हैं वह लैंग्वेज तभी अच्छी सार्थक आपके लिए होगी जब आप उसको बहुत अच्छे से बोल पाएं, लिख पाएं और समझ पाएं। Whatever word he pronounces rightly.
Above all, he is learned in the peerage of words. आप एक सबसे बड़ी बात समझिए कि आप कोई भी शब्द को प्रोनाउंसिएशन में ले रहे हैं, किसी भी शब्द को प्रोनाउंस करते वक्त उसको राइट प्रोनाउंसिएशन करें। ओके। इसके अलावा सबसे बड़ी है कि जब आप शब्दों की माला को पिरो लेते हैं तभी तो आप लर्नेड पीपल कहलाते हैं, तभी तो आप में जो क्वालिटीज़ है वो और ज़्यादा निखर कर सामने आती है। knows the words of true descent and ancient blood at a glance from words of modern कैनल। कैनल का मीन्स होता है बच्चों कॉमन पीपल, आम लोगों की। हम यह नहीं कहते कि आप हमेशा हम कह सकते हैं ब्यूरोक्रेट्स की ही लैंग्वेज पढ़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी रीड आउट करते हैं उसमें आप कॉमन पीपल्स की भी तो बातों को डिस्कशन में ले सकते हैं। कॉमन जो थीम होती है, हम कई बार क्या कहते हैं, एक प्रेमचंद की हमने कहानी पढ़ी, बिल्कुल गांव की थी लेकिन हमें बहुत अच्छा मिला। हमने शेक्सपियर को पढ़ा, शेक्सपियर के जो प्लेज हैं हमने उन्हें रीड आउट किया, उसमें हमें पता चला कि कैसे हम एक अच्छी चीज़ को उठा सकते हैं वहाँ पे। तो रीडिंग प्रोसेस इज़ द मेन थिंग, हाउ यू आर रीडिंग इज़ ऑल्सो द मेन थिंग। यहाँ पे हम वापस वही बात करते हैं कि जो सच्चे शब्द हैं वो हम कह सकते हैं कि पुराने ब्लड में, इट मीन्स एंशिएंट ब्लड का कहने का यहाँ पे मतलब है कि कोई भी लिखे, कैसे भी लिखे, अच्छा लिखा हुआ है तो वह हमें एट अ ग्लांस वर्ड्स की, जो आम लोगों के जो वर्ड्स हैं उनको समझने में काफ़ी होते हैं। रिमेंबर्स ऑल देयर एंसेस्ट्री, देयर इंटर मैरिजेस। हम बात करते हैं बच्चों तो हम क्या देखते हैं कि किसी भी आम लोगों के बारे में हम याद करें तो भी हमें बहुत अच्छा लगता है। देयर इंटर मैरिजेस, डिस्टेंटेस्ट रिलेशनशिप्स एंड द एक्सटेंट टू विच दे आर were admitted and offices they held among the national noblesse of words at any time एंड इन एनी कंट्री। हम ये नहीं कह सकते कि जॉन रस्किन सर ने अपने आप को बांध के रख लिया है सिर्फ एक ही जगह पे। उनकी थॉट बहुत अच्छी है, उनके विचार बहुत अच्छे हैं और वो क्या कहते हैं कि भले ही वो इंटर मैरिजेस हों, भले ही वो डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। आप देखिए आजकल FB पे फ्रेंडशिप हो जाती है, इट्स ओके, बी कॉन्शियस। जब भी फ्रेंडशिप करें बहुत कॉन्शियस रहें। क्यों? क्योंकि हम कई नेगेटिव न्यूज़ भी पढ़ते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस रिलेशनशिप का सर कह रहे हैं उसका यही मतलब है कि इट्स ओके, दिस वन इज़ अलाउड। इसका मतलब है अगर अच्छे विचारों वाले दो लोग मिल रहे हैं तो वो किसी भी बुक के ऊपर अपना बेटर डिस्कशन, कन्वर्सेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि किसी भी एक्सटेंट तक वो अपने विचारों को एडमिट करते हैं, भले वो ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं, भले हम कहें नेशनल नॉबलेस ऑफ वर्ड्स की। नॉबलेस का मतलब होता है एरिस्टोक्रेट्स, जो अभिजातीय वर्ग के लोग हैं, जो बहुत अपने आप को स्टेटस वाले बोलते हैं। इट मीन्स उनमें कर्टसी बहुत ज़्यादा होती है। तो भले ही हम उन लोगों के शब्दों की बात करें, भले ही हम ऑफिस की जो डेली रूटीन के वार्तालाप होते हैं उनकी बात करें, तो हम क्या देखते हैं कि ये बहुत अच्छा है किसी भी समय और किसी भी देश में इन सब चीज़ों को इंक्लूड करना बहुत ही अच्छा होता है। और हम कह सकते हैं कि अच्छी चीज़ें ग्रेसअप करने के लिए कहीं कोई बाउंडनेस नहीं होती है। बट एट एन uneducated person may know by memory and any number of languages and talk them all, and yet truly know a word of any, not a word even of his own। अब एक और बात बताई गई है, परंतु हम क्या कहते हैं, एक अनएडुकेटेड पर्सन कौन है? जॉन रस्किन के अनुसार वो मेमोरी में तो बहुत अच्छी, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, वो कितने नंबर ऑफ लैंग्वेजेस को पढ़ लेते हैं, कितने ही नंबर ऑफ लैंग्वेजेस में बातें कर लेते हैं, परंतु हम क्या देखते हैं कि वो जो भी काम कर रहे हैं ट्रूली नॉट नो अ वर्ड ऑफ एनी। किसी भी वर्ड के पीछे जो छिपा हुआ मरहम होता है, मीनिंग होता है, उसे नहीं समझ पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है वो अपने खुद के अच्छे शब्दों का निर्माण भी नहीं कर पाते हैं। An ordinary clever and sensible seaman will be able to make his way ashore at most sports, yet he has only to speak a sentence of any language to be known for an illiterate person। यहाँ पे जॉन रस्किन सर कंटिन्यू करते हुए हमें एक चीज़ और बता रहे हैं कि जो ऑर्डिनरी क्लेवर और सेंसिबल सी मैन होता है
वो क्या करते हैं, दे विल बी एबल टू मेक हिज वे एश्योर। एश्योर का मतलब होता है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। आपने देखा जो मछुआरे होते हैं वो नदियों के किनारे काम करने में बहुत अच्छे माहिर होते हैं। और हम क्या देखते हैं, येट ही हैज़ ओनली टू स्पीक अ सेंटेंस ऑफ एनी लैंग्वेज, भले वो किसी भी लैंग्वेज का कोई भी सेंटेंस बोल दें, टू बी नॉन फॉर एन इलिटरेट पर्सन। फिर भी हम क्या कहते हैं कि वो किस श्रेणी में आ रहे हैं, वो इलिटरेट पर्सन की श्रेणी में आ रहे हैं। तो ये जो जॉन रस्किन सर का समझाने का तरीका है, ये अपने बुक में, अ गुड बुक में जो भी समावेश कर रहे हैं चीज़ों को, आप उसको चेकल आउट करिए। एक और चीज़ ये बताते हैं, एसेंट्स की बात करते हैं। हमने एसेंट्स आपको लिटरेचर में काफ़ी करवाया हुआ है बच्चों, आप हमारे पुराने वीडियोज़ को देखेंगे तो आप इसे आराम से समझ पाएंगे। सो आल्सो द एसेंट और टर्न ऑन एक्सप्रेशन ऑफ अ सिंगल सेंटेंस विल एट वंस मार्क अ स्कॉलर। और हम कह सकते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन को एक सिंगल सेंटेंस से आप ले सकते हैं तो आप एक अच्छे स्कॉलर के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। एंड दिस इज सो स्ट्रांगली फेल्ट, सो कंक्लूसिवली एडमिटेड बाय एडुकेटेड पर्सन्स दैट अ फॉल्स एसेंट और अ मिस्टेकन लेबल इज इनफ। हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बात है, एडुकेटेड पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, वो कोई भी गलत एसेंट में अपनी बात कह देते हैं या मिस्टेकन सिलेबस को ले लेते हैं, तो उनके लिए तो ये गलती करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। इन द पार्लियामेंट ऑफ एनी सिविलाइज्ड नेशन, कहाँ पे, किसी भी पार्लियामेंट के जो सिविलाइज्ड नेशन है, बहुत ही अच्छे विकसित जो नेशंस हैं, सभ्यता जिनकी विकसित है, उनके पार्लियामेंट की हम बात करें, संसद की बात करें, तो वहाँ पे जो भी बंदे खड़े होते हैं, इट मीन्स हमारे एमएलए एमपीज है ना, और हमारे राज्यसभा, और हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो राज्यसभा लोकसभा के मेंबर्स इत्यादि, तो इनकी जो गरिमा है, इनके शब्दों की जो गरिमा है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, उन्हीं के अनुसार काम होना चाहिए। ये हमने बात की इंडिया की, बट हम बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड की, तो यही चीज़ सब जगह लागू होती है। टू असाइनिंग अ मैन अ सर्टेन डिग्री, आप भले कितनी ही डिग्री ले लीजिए, और इन्फीरियर स्टैंडिंग फॉर, फिर भी क्या होगा, डिग्रीज लेना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। आप वहाँ पे अगर अच्छी तरीके से अच्छे एसेंट को नहीं, सभ्य भाषा को नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं इस लेवल पे मिस्टेकन हो रहे हैं, तो आप फिर भी हम कह सकते हैं कि अपने आप को स्टैंड नहीं करा पाएंगे। तो सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, आपको क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए। आपकी जो भाषा है वो इतनी अच्छी भाषा होनी चाहिए जो कि आपको एक सिविलाइज्ड पर्सन की कैटेगरी में, एरिस्टोक्रेट्स की कैटेगरी में शामिल कर सके। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप अपनी आइडेंटिटी शो कर रहे होते हैं, आपके जो शब्द होते हैं वही आपकी पहचान होते हैं। And this is right, but it is a pity that the accuracy insisted on is not greater and required to a serious purpose। बच्चों, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम किसी भी एक्यूरेसी की बात करते हैं तो सबसे बड़े दुख की बात क्या है कि कोई भी चीज़ बड़ी है, या हम कह सकते हैं सीरियस पर्पस उसके लिए होना बहुत ज़रूरी है। क्या कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है, उसके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, शब्दों का इस्तेमाल करते वक्त आप कैसे, किस पर्पस से यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। इट इज़ राइट दैट अ false Latin quantity should excite a smile in the House of Commons, but it is wrong that a false English meaning should not excite a frown there। हम बात कर रहे हैं कहाँ की, हाउस ऑफ कॉमन्स की। हमारे यहाँ पे हम हाउस ऑफ कॉमन्स किसे कहते हैं बच्चों, लोकसभा को हम हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे बात की जा रही है हाउस ऑफ कॉमन्स की। तो हम देखते हैं कि एक सबसे बड़ा बात है कि एक लेटिन लैंग्वेज में आप फॉल्स क्वांटिटी यूज़ करते हैं, गलत क्वांटिटी की लेटिन भाषा यूज़ कर देते हैं, तो सबके लिए हंसी का पात्र हो जाते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर। परंतु एक चीज़ और है कि अगर इंग्लिश मीनिंग ही गलत ले लिया जाता है तो वो सबसे बड़ी बात वहाँ पे हो जाती है। Let the accent of words be watched by all means, but let the meaning be watched more closely
स्टिल एंड फ्यूअर विल डू द वर्क। अब यहाँ पे वापस से जॉन रस्किन सर एसेंस ऑफ वर्ड्स की बात करते हैं और सबसे बड़ी बात कहते हैं कि एसेंस ऑफ वर्ड्स को आप यूज़ कर रहे हैं तो उनको बहुत ध्यान से देखिए और सबसे बड़ी बात है सबसे पहले उनके मीनिंग को ध्यान से रीड आउट करना है। स्टिल अभी हमें और भी बहुत सारे काम करने बाकी होंगे, परंतु फिर भी हम जो कर रहे हैं वह तो अच्छा करें, उसमें तो कहीं पे कोई गलती ना करें। A few words well chosen and well distinguished will do work that a thousand cannot when everyone is acting। अब हम बात करें कि इस संसार में सभी लोग बोलते हैं, एक्सेप्शंस आर देयर बट नियरली हम सभी लोग पूरे दिन मॉर्निंग से लेकर नाइट तक हम बोलते रहते हैं, कई शब्दों को बोलते हैं। यहाँ पे हम ये भी गरिमा ध्यान रखते हैं कि हम कहाँ पे कैसे लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे जॉन रस्किन सर हमें सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि आप कुछ ही शब्दों को चूज़ कर रहे हैं तो आप उनको पहले बहुत अच्छे से चूज़ कीजिए, फिर उनको डिस्टिंग्विश करके देखिए, फिर उनके ऊपर काम करके देखिए। आप क्या देखेंगे कि थाउजेंड्स कैन नॉट डू दैट वर्क। कई सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बट वो बोल रहे हैं। इक्विवोकली इन द फंक्शन ऑफ अनदर। इक्विवोकली का मतलब होता है एकदम स्पष्ट रूप से। हमने कहा कि आप क्या बोल रहे हैं ये नहीं पता, स्पष्ट रूप से तो बिल्कुल भी नहीं पता कि आप किस तरह के फंक्शन में क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। इसको समअप कर रहे हैं ऐसे को जॉन रस्किन सर और हमें बता रहे हैं यस एंड वर्ड्स इफ दे आर नॉट वॉच्ड विल डू डेडली वर्क समटाइम्स। और सबसे बड़ी बात है शब्द। शब्द ऐसे शब्द जिनको आप वॉच तो नहीं कर सकते हैं, परंतु आप कोई भी काम करते हैं तो अगर अच्छा काम करते हैं तो शब्द अपनी जीवंतता शो करते हैं, लाइवलीनेस शो करते हैं। और अगर आपके शब्दों में उतना वजन नहीं है, इट मीन्स आप जो बोल रहे हैं वो अप टू द प्रॉपर नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो एक तरह से मृत के समान हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने रीड आउट किया हमारा ऐसे बुक्स के बारे में, गुड बुक्स के बारे में, जॉन रस्किन सर के बारे में, और कैसे हमें डिस्टिंग्विश करके एक एक चीज़ को अच्छे से समझाते हुए सर ने क्या कहा। जैसे ऑस्ट्रेलियन माइनर है वह अपनी लैंग्वेज पे, लैंग्वेज का मीन्स है वो अपनी कुदालों को, अपने बेलचों को एकदम तैयार रखते हैं, अपनी स्लीव्स को ऊपर करके रखते हैं, अपने माइंड को शार्प रखते हैं, वो रॉक्स को क्रश करते हैं, स्मेल्ट करते हैं, और इन द लास्ट लॉन्ग विद द लॉन्ग प्रोसेस वो क्या करते हैं, एक अच्छा मेटल चुनने में कामयाब होते हैं। इसी तरह से बच्चों आपको भी क्या करना है, रीड आउट करना है। सबसे पहले आप क्या रीड आउट कर रहे हैं उसे आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको ये पहचान होनी चाहिए कि जो भी चीज़ें आप समअप कर रहे हैं उनमें आपको अपने माइंड को, अपने हाथ को और अपने सबसे बड़ी बात है कॉन्शियसनेस को अलाउ करते वक्त बहुत ही अच्छी तरह से काम करना है, तभी आप अपनी बुक्स के ऊपर अच्छा कमांड कर पाएंगे जैसे कि ऑस्ट्रेलियन माइनर कर पाते हैं। हमने रीड आउट किया है हमारा ऐसे, और अब हम हमारा नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे बच्चों आपके लिए जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तब तक बिंदु के साथ पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।